Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Last poem we ended, its name was When I Have Fears That I May Cease to Be by John Keats. Today, जो कि सबसे important question आता है exam में, that tells the creativity of the students, that is explanation with reference to the context. तो आज हम इस explanation को बताएंगे कि कैसे हमने करना है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन सम वर्सेस फ्रॉम द पोएम व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी बाय जॉन कीट्स। लाइंस को पढ़ते हैं। एंड व्हेन आई फील फैट क्रिएचर ऑफ एन आर दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन द मोर, नेवर हैव relish in the fairy power of unreflecting love. These are the lines जो कि जॉन कीट्स की पोएम When I Have Fears That I May Cease to Be से ली गई हैं। इनका क्वेश्चन किस तरीके से आता है? इनका क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स with reference to the context. Dear students, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना होता है कि ये रेफरेंस, इसका हवाला कि ये पोएम्स की लाइंस किस पोएम से ली गई हैं, फिर हमने इसका कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन लाइंस का रेफरेंस हमने क्या लिखना है। रेफरेंस का उर्दू में मतलब होता है हवाला। इंग्लिश में इसको हम लेते हैं कि द डिटेक्शन ऑफ द लाइंस दैट फ्रॉम विच पोएम दीज हैव बीन टेकन। तो हमें पता है कि ये जॉन कीट्स की पोएम व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी से ली गई है और इनका जो पोएट है वो जॉन कीट्स है। तो इन लाइंस को लिखने के डिफरेंट वेज हैं। जो सबसे इजी वे है जो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं वो ये है, दीज लाइंस, ये अशार हैव बीन टेकन, लिए गए हैं, बाय द पोएम, सॉरी फ्रॉम द पोएम अब पोएम का नाम हमने किस तरीके से लिखना है, ये हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और कैपिटल से। व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो स्टूडेंट्स अब हमने पोएट का नाम लिखना है, तो इसके लिए हम बाय भी लिख सकते हैं, बाय जॉन कीट्स, JOHNKEATS। अब द रेफरेंस हैज बीन कंप्लीटेड। रेफरेंस क्या था कि ये लाइंस कहां से ली गई है और ये किस शायर ने लिखी है। तो हमने इसका लिखा कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी बाय जॉन कीट्स। अब इसके डिफरेंट वेज और भी हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, दीज लाइंस अकर इन द पोएम व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी बाय जॉन कीट्स। यूं भी लिख सकते हैं। हम इसको स्टेंजा के तौर पर भी लिख सकते हैं। लाइंस की बजाय हम लिख सकते हैं, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी बाय जॉन कीट्स। ये इसका रेफरेंस कंप्लीट हुआ। अब इसका हमने कॉन्टेक्स्ट लिखना है। अब कॉन्टेक्स्ट का लफ्जी मतलब क्या होता है? जो कॉन्टेक्स्ट का ओरिजिनल लिटरल मीनिंग है वो इसका मीनिंग मरकजी ख्याल हरगिज नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली इन लाइंस से पहले शायर क्या कह रहा था, कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दीज लाइंस। चूंकि हम बीए के स्टूडेंट्स का हमारा लेवल इतना हाई नहीं होता, इसलिए
हम इसको मरकजी ख्याल तस्वर करते हैं। मरकजी ख्याल, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया, कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो सेंट्रल आइडिया उस वक्त समझ आता है जब हम पूरी पोएम को पूरी दिल जमी से पढ़ते हैं। तो इस पोएम का जो मरकजी ख्याल है वो क्या है, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर्स में बताया कि जॉन कीट्स को ये पोएम लिखने से 3-4 साल पहले खून की कै हुई थी, खांसी हुई थी, एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। और एट दैट टाइम जो ट्यूबरकुलोसिस था, टीबी जिसे कहते हैं, वो अनक्योरेबल डिजीज थी। जैसा कि आजकल कैंसर, खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो जाता है तो वो अनक्योरेबल है। तो जिसको कैंसर होता है उसकी डेथ यकीनी होती है। लेकिन जॉन कीट्स की इमेजिनेटिव पावर देखें कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही न्यू ही वॉज गोइंग टू डाई, उसने एक शाहकार पोएम लिखी। अब इस पोएम में जो इसका मरकजी ख्याल है वो उसकी यर्निंग है, YAEARNING, यर्निंग। इसको रिमोर्स भी कह सकते हैं, रिमोर्स, पछतावा, किसी चीज का दुख। अब इसलिए जॉन कीट्स इस पूरी पोएम में जो चीज क्लियर करता है वो ये है कि उसके बहुत ज्यादा ख्वाब है, वो उन ख्वाबों की तकमील चाहता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। यानी डेथ डोमिनेंसी ओवर हिज आइडियोलॉजी, ओवर हिज डिजायर्स, एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स, ये इसका मरकजी थीम बनता है। तो मरकजी थीम को हम 4 to 5 लाइन्स में लिखते हैं। इसके लिए इसका मरकजी थीम लिखते हैं आपके साथ। कॉन्टेक्स्ट, हम लिखते हैं दिस इज जॉन कीट्स एपोस्ट्रोफी। अब ये भी बताता चलूं कि एपोस्ट्रोफी एस ऑलवेज शोज पोजेशन, और ये इंग्लिश रूल है कि जिस लफ्ज के एंड के ऊपर एस ऑलरेडी मौजूद हो उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी कॉमा तो लगता है बट उसके साथ एस नहीं लगता। दिस इज जॉन कीट्स शॉर्ट सोनेट। ये एक जॉन कीट का मुख्तसर सा सोनेट है। क्या करता है? हेयर ही शेयर्स, वो हमारे साथ शेयर करता है हिज फीलिंग्स, अपने महसूसात ऑफ अर्ली डेथ। अर्ली डेथ के जो फीलिंग्स है वो हमसे शेयर कर रहा है। कैसे शेयर करता है? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट ही इज गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाला है, बट ही wants to create piles of writings, कि वो ढेर लगा देना चाहता है अपनी राइटिंग्स के, बट he has no मोर टाइम, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब इसमें वो हवाला भी देता है किसका? अपनी अनफेथफुल बिलव्ड का हवाला देता है, वो रोमांस का हवाला देता है, फिर एंड पे रियलिस्टिक हो जाता है। ही आल्सो हियर, ही आल्सो
tells about his faithless beloved and romantic symbol whom he wants to trace। अब ये इसका मरकजी ख्याल है कि दिस इज जॉन कीट्स शॉर्ट सोनेट, ये उसका मुख्तसर सोनेट है। Here he shares his feelings of early death, कि इस पोएम में वो अपनी अर्ली डेथ के फीलिंग्स को हमसे शेयर करता है। In spite of the fact, इस हकीकत के बावजूद that he is going to die, कि वो मरने वाला है, but he wants to create piles of writings, वो ढेर लगा देना चाहता है राइटिंग्स के, but he has no more time, ज्यादा वक्त नहीं है। Here he also tells about his faithless beloved, अपनी बेवफा महबूबा का भी बताता है, and romantic symbols, और रोमांस के सिंबल्स का भी बताता है, whom he wants to trace, जिनको वो ट्रेस करना चाहता है। Dear students, now we come to the real topic, that is explanation। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये मरकजी ख्याल है, ये तो आप लाइंस कहीं बुक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरी पोएम का एक ही मरकजी ख्याल होता है। इस लेवल पे हर लाइंस का मरकजी ख्याल नहीं लिख सकते, एक पोएम का एक ही मरकजी ख्याल होता है। द मेन पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन। लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज्यादा कॉमन एरर है वो ये है कि स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग सही नहीं लिखते। मोस्टली स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन में करते हैं। एक्सप्लेन के स्पेलिंग होते हैं EXPLAIN, बट जब एक्सप्लेनेशन में आते हैं तो इसमें आई नहीं होता, इसके स्पेलिंग होते हैं EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन। अब इन लाइंस की हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। अब इन लाइंस को पढ़ते हैं। एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, नेवर हैव रेलिश इन द फेरी पावर ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव। अब जो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब भी हम किसी भी लाइंस को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करते, ना ही सेकंड पर्सन यूज करते हैं, बल्कि हम थर्ड पर्सन ही, शी, इट या दे यूज करते हैं, क्योंकि हमने शायर के अल्फाज को अपने अल्फाज में ढाल के बयान करना होता है। इसको इनडायरेक्ट नरेशन के तहत करते हैं। एक तो डायरेक्ट नरेशन होती है, एक इनडायरेक्ट नरेशन होती है। हमने इसको इनडायरेक्ट नरेशन के मोड में करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि इन लाइंस का मतलब क्या है। एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर, और जब मैं महसूस करता हूं, कीट्स हैज नॉट रिटन थिंक, ही हैज रिटन द वर्ड फील। वो कहता है कि मैं सोचता नहीं हूं, मैं अपने दिल से जब महसूस करता हूं। फेयर कहते हैं खूबसूरत को, क्रिएशन मखलूक ऑफ एनार उस दौर की, यानी कीट्स के दौर की सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत तरीन मखलूक उसके लिए उसकी महबूबा फैनी ब्राउन थी। उसका नाम क्या था? फैनी ब्राउन, FANNBRAWNE, फैनी ब्राउन। वो कहता है कि जब मैं फैनी ब्राउन को महसूस करता हूं तो मुझे लगता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मखलूक है। और फिर इस अर्ली डेथ के डर की वजह से वो कहता है दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, यानी जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, यानी वो उसे देख नहीं पाएगा। नेवर हैव रेलिश। अब वो कहता है कि ना ही मजे उठा सकूंगा, ना ही एंजॉय कर सकूंगा इन द फेरी पार, उसकी परियों जैसी ताकत जो है हुस्न की, उसकी कंपनी को वो एंजॉय नहीं कर सकेगा। यानी वो एंजॉय करना चाहता है, he wants to relish in the company of Fanny Brown, but he at the end of these lines वो कहता है of unreflecting love। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टू रिफ्लेक्ट बैक, वापस भेजना। कोई भी रेज ऑफ द सन जब किसी मिरर पे पड़ती हैं तो उनको रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब वो
फैनी ब्राउन से मोहब्बत करता था, लेकिन वो उसकी मोहब्बत को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती थी, तो वो फेथलेस थी, बेवफा थी। यानी वो कहता है कि मैं अपनी बेवफा महबूबा ही क्यों ना सही उसकी कंपनी को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसको खौफ है कि वो मर जाएगा, इसलिए वो कहता है कि मैं उसकी कंपनी को एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा। अब शायर के लाइंस को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, हम ये लाइन लिखेंगे, इन द अबव गिवन लाइंस, ऊपर दी गई लाइंस में, कॉमा, द पोएट, पोएट का नाम क्या है, जॉन कीट्स, द पोएट जॉन कीट्स, कॉमा, हु इज नोन एज, जो जाना जाता है, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी का पोएट जाना जाता है, एंड नेचर, नेचर का। डियर स्टूडेंट्स, हमने इन लाइंस में जॉन कीट्स का हल्का सा तारुफ करवा दिया कि इन द अबव गिवन लाइंस, ऊपर दी गई लाइंस में, द पोएट जॉन कीट्स, शायर जॉन कीट्स, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, जो कि ब्यूटी और नेचर का शायर कहलाया जाता है, वो क्या कहता है, वो कहता है, एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आर्ट। अब हम लिखेंगे कि पोएट क्या चाहता है, इन द अबव गिवन लाइंस, द पोएट जॉन कीट्स, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, इज डिपिक्टिंग, बयान कर रहा है, द लव ऑफ हिज बिलव्ड फैनी ब्राउन, कि अपनी महबूबा फैनी ब्राउन की मोहब्बत का जिक्र कर रहा है। क्या जिक्र करता है, दैट इन द सीन ऑफ हिज अर्ली डेथ, कि उसकी अर्ली डेथ के सीन में, ड्यू टू टीबी, when he thinks about her, he becomes disappointed, वो मायूस हो जाता है। अब यहां तक देखें, इन द अबव गिवन लाइंस, ऊपर दी गई लाइंस में, द पोएट जॉन कीट्स, शायर जॉन कीट्स, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, जिसको खूबसूरती और फितरत का शायर कहते हैं, इज डिपिक्टिंग, बयान कर रहा है, द लव ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी महबूबा की मोहब्बत को, जिसका नाम क्या है, फैनी ब्राउन, दैट इन द सीन ऑफ हिज अर्ली डेथ, जो कि उसके इस अर्ली डेथ के सीन में, ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की वजह से, व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर, जब वो उसके बारे में सोचता है, he becomes disappointed, तो वो मायूस हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये उसके पहली लाइन की एक्सप्लेनेशन है। अब हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन को करना है कि उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अगली लाइन है, दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, द पोएट हैज डाउट्स, शायर को शक है, दैट ही मे डाई, कि वो मर सकता है, ड्यू टू हिज डिजीज, अपनी बीमारी की वजह से। The poet has doubts, शायर को शक है, that he may die, कि वो मर सकता है, due to his disease, and that's why he would never be able, वो कभी काबिल नहीं होगा,
to look at the most beautiful person, यानी फैनी ब्राउन। The poet has doubts। अब दूसरी लाइन में that I shall never look upon thee more, कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा मजीद। तो हम लिखेंगे the poet has doubts, शायर को खौफ है, उसे शक है that he may die, कि वो मर सकता है due to his disease, बीमारी की वजह से, and that's why he would never be able, वो कभी काबिल नहीं होगा to look at the most beautiful person, फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन जो उसके लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत शख्सियत है, उसको देखने के काबिल नहीं रहेगा। एंड और अगली लाइन है never have relish in the fairy part, and he wants to enjoy his beloved's company, वो अपनी महबूबा की कंपनी को एंजॉय करना चाहता है, बट ड्यू टू इम्पेंडिंग डेथ, आने वाली मौत की वजह से, he would never enjoy her company, कि वो इम्पेंडिंग डेथ यानी आने वाली मौत की वजह से वो उसकी कंपनी को एंजॉय नहीं कर सकेगा। और एंड पे लिखता है ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, इसको हम लिखते हैं अनरिफ्लेक्टिंग लव, बेवफा महबूबा। वो कहता है कि नेवर हैव relish in the fairy power of unreflecting love। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन द लास्ट लाइन, आखिरी लाइन में कॉमा, जॉन कीट्स yearns his pure love, अपनी प्योर लव को यर्न करता है, ख्वाहिश करता है, उसका इजहार करता है कि काश उसकी प्योर लव होती। इन द लास्ट लाइन जॉन कीट्स यर्न्स फॉर, यर्न्स के बाद फॉर आता है, यर्न्स फॉर हिज प्योर लव दैट हैज बीन टर्न्ड इनटू अनफेथफुलनेस, कि उसकी वो महबूबा, वो उसकी प्योर लव जो अनफेथफुलनेस में तब्दील हो चुकी है। किसकी वजह से? ड्यू टू हिज डिजीज, उसकी बीमारी की वजह से। फिर पढ़ते हैं कि इन द लास्ट लाइन्स जॉन कीट्स यर्न्स फॉर हिज प्योर लव, अपनी प्योर लव की ख्वाहिश करता है, दैट हैज बीन टर्न्ड इनटू अनफेथफुलनेस ड्यू टू डिजीज, जो बीमारी की वजह से वो अनफेथफुल हो चुकी है। यानी इट्स क्लियर कि फैनी ब्राउन जॉन कीट्स की बिलव्ड थी, मींस शी ट्रूली लव्स हिम, एंड व्हेन शी वाज अवेयर ऑफ द रियलिटी दैट जॉन कीट्स इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज ट्यूबरकुलोसिस, शी लेफ्ट हिम, वो उसे छोड़ गई। दैट्स व्हाई वो कहते हैं ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव। हियर वी कैन guess that John Keats still truly loves her in spite of the fact, इस हकीकत के बावजूद that she was unfaithful। यानी हम ये गेस करते हैं कि जॉन कीट्स इस हकीकत के बावजूद कि फैनी ब्राउन उससे मोहब्बत नहीं करती थी, वो उसको ट्रूली लव करता है।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा सवाल कंप्लीट हुआ आज कि हमने ये पढ़ा कि इसका रेफरेंस कैसे लिखना है, इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है और इसको एक्सप्लेन करना है कैसे। तो ये एक मॉडल था, ये चंद लाइन लिखी। आपकी जो लाइंस भी आएंगी आपने रेफरेंस ऐसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट यही लिखना है और इनको एक्सप्लेन ऐसे करना है। ओके।